नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, कहीं बाहर हूं और आज बाहर से ही आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का जो विषय है कि इस साल, नए साल में दिशा सालियान का केस खुलने वाला है। ये कोई आकलन नहीं है। जो सूचनाएं आ रही हैं उस आधार पर ये बात पुख्ता हो रही है कि दिशा सालियान के केस को अब लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले कई टेलीविजन चैनल्स ने जब देवेंद्र फडणवीस से ये पूछा कि एसआईटी के बारे में, एसआईटी की क्या पोजीशन है, एसआईटी अपना काम करेगी, नहीं करेगी, या सरकार एसआईटी को कोई निर्देश देगी या नहीं देगी, तो देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि किसी भी सूरत में सरकार एसआईटी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और दिशा सालियान का केस तेजी से ओपन होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि एसआईटी अपना काम करे। दिसंबर में कोर्ट में जो तारीखें लगी थीं, उस तारीख का भी कोई नतीजा नहीं आया और वो फिर एक बार डिफर कर गया। लेकिन अभी जो हमारे पास सूत्र कह रहे हैं महाराष्ट्र के, उसके हिसाब से जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी में जिस प्रकार से बवाल मचा हुआ है, वो बवाल संकेत कर रहा है कि आदित्य ठाकरे काफी विचलित हो गए हैं और आदित्य ठाकरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आदित्य ठाकरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं नई सरकार के गठन के बाद कि ये मामला किसी भी तरीके से टल जाए, लेकिन मामला टलने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि स्थिति और दुरूह होती जा रही है और आदित्य ठाकरे के इर्द-गिर्द शिकंजा कसता जा रहा है। पहली तैयारी भाजपा की तरफ से ये है कि आदित्य ठाकरे की पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। पार्टी में उनका नाम लेवा कोई रहे ही नहीं। अगर एसआईटी एक्शन करती है, तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की कोई राजनीतिक हैसियत इतनी न बचे कि वो इस मुद्दे को सड़क पर भी ला सके या कोई पॉलिटिकल गिमिक वो नया तैयार कर सके। इस पे भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी काम कर रही है और इस एंगल से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि सबसे पहले राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। उनके जितने विधायक हैं, वो उनका साथ छोड़ दें और सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, और अगर साथ न छोड़ें, तो उनको इस लायक कर दें ताकि बाप बेटे कुछ भी अपने विधायकों को हिदायत देने की अवस्था में हो ही नहीं। जो आखिरी घटना है, जिसमें संजय राउत को उठा करके कमरे में बंद कर दिया गया, खबरें तो यहां तक आई हैं कि उनकी पिटाई की गई। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, ना क्यूआई नेटवर्क करता है, लेकिन
भाऊ तोरसेकर जो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कहा साक्षात्कार में कि संजय राउत की स्थिति बेहद खराब हुई है और संजय राउत को अब पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता भी देखना नहीं चाहते हैं। और आखिरी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में संजय राउत की को धक्का-मुक्की किया गया, उनको अपमानित किया गया, अब्यूज़ किया गया और ठीक जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सीताराम केसरी की तरह उनको बंद कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के प्रेजेंस में कार्यकर्ता जो उनके सबसे क्लोज़ कॉन्फिडेंट है, जो उनके सबसे क्लोज़ सलाहकार हैं, उनके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी में अब बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। पहली बार बाला साहब ठाकरे की इस पार्टी में पहली बार बाला साहब ठाकरे की इस पार्टी को इतना कमज़ोर देखा गया और बाला साहब ठाकरे के परिवार को इतना कमज़ोर देखा गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये दोनों बाप-बेटे परमवीर सिंह को आदेश दे करके, दबाव बना करके, परमवीर सिंह को आदेश देकर, दबाव बनाकर सचिन वाजेद जैसे एक क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करवाते हैं। इनकी हनक देखिए, इनकी धाक देखिए, इनकी ताकत देखिए। ये दोनों बाप-बेटे परमवीर सिंह के ऊपर दबाव डलवा करके सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में जॉइन करवाते हैं। लेकिन आज इस दोनों बाप-बेटे की हैसियत ये हो गई कि अपनी ही कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में संजय राउत जो इनके सबसे क्लोजेस्ट सिपहसालार हैं, इनके डिफेंडर हैं, जहां कहीं भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का बचाव करना होता है, संजय राउत सबसे पहले कूद पड़ते हैं। उस संजय राउत को न सिर्फ अब्यूज किया गया, बल्कि उठा करके इनके सामने में एक कमरे में बंद कर दिया गया। पार्टी टूटी, चुनाव हुए, लोकसभा में शर्मनाक पराजय, विधानसभा में खत्म हो गए एक प्रकार से, शर्मनाक आज तक की सबसे करारी हार। बाला साहब ठाकरे को अब कोई पूछने वाला नहीं रह गया इनके हिसाब से। इन्होंने अपने पिताजी बाला साहब ठाकरे के सारी इज्जत को, उनकी सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया और बेटे की जिद के सामने बाप ने सरेंडर किया, पत्नी की जिद के सामने बाप ने सरेंडर किया। अब मुंबई महानगर पालिका का जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव के लिए जो बाप बेटे की घबराहट है, जो परेशानी है, वो और बढ़ गई। अब दोनों बाप बेटे को लग रहा है कि हम मुंबई महानगर पालिका की चुनाव कैसे जाएंगे, लेकिन इस बीच खबर आ गई कि इनके गुलदस्ते देने का कोई प्रभाव देवेंद्र फडणवीस पे नहीं पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने अंदर खाने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है और एसआईटी अपने काम पर लग गई है। एसआईटी अपने काम से खुद को पीछे नहीं करेगी, ये बात साबित हो गया है। एसआईटी चाहती है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चूंकि दिशा सालियान का केस सीधे सुशांत से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा जो आखिरी लुकआउट नोटिस को जो व्यास करने के नहीं करने के लिए जो आर्गुमेंट था सीबीआई का कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसमें सीबीआई ने कहा कि दिशा सालियान के केस को मुंबई की एसआईटी, मुंबई पुलिस की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और उसको एक्सपेडाइट कर रही है। वो तेजी से जांच हो रहा है उसमें।
इसीलिए रिया चक्रवर्ती को कहीं भी बाहर जाने की अनुमति मत दीजिए, क्योंकि दिशा सालियान की मौत का सीधा संबंध सुशांत से है। आपको यह आर्गुमेंट याद होगा। मैंने ही बताया था आपको कि कैसे सीबीआई मुंबई की अदालत पहुंची थी और मुंबई अदालत में, हाई कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी थी। हालांकि सीबी अदालत ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नहीं, आपने पिछले 4 साल में एक बार भी रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुला करके पूछताछ नहीं की है। उस वक़्त जो पूछताछ हुई वो अलग विषय थी। लेकिन दोबारा बुला करके आपने रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया, आपने पूछताछ नहीं की, इसलिए लंबे समय तक किसी के भी मौलिक अधिकार को हम दबा नहीं सकते हैं, और वो कितना भी बड़ा एक्यूज़्ड हो, ये उसका मौलिक अधिकार है। और इस तर्क के सामने, इस सीबीआई के इस तर्क के सामने अदालत मजबूत दिखाई पड़ी। और अदालत का जो तर्क था कि आपने अभी तक क्यों नहीं बुलाया रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन में के लिए, या आपने कस्टडी क्यों नहीं ली रिया चक्रवर्ती की? अगर आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती अगर बाहर जाएँगी या कहीं भी जाएगा और कहीं फरार भी हो सकती है या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो आपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? आपने इसकी अर्जी क्यों नहीं लगाई? और वहाँ सीबीआई इस मुद्दे पर फेल हो गई। लेकिन सीबीआई ने ये कहा कि दिशा सालियान का इन्वेस्टिगेशन ऑन है। दिशा का इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है हमारे लिए। अब ये ऐसा हो गया है कि मुर्गी और अंडे वाला हो गया है मामला, कि दिशा की इंक्वायरी पे सीबीआई डिपेंडेंट है और दिशा की इंक्वायरी को मुलतवी किया जा रहा था, डेफर किया जा रहा था। लेकिन जब दोबारा सरकार बनी, तो फडणवीस जी के ऊपर दबाव बना। अब इस दबाव में साफ-साफ कहा गया कि फडणवीस जी को आदेश देना ही पड़ेगा। लेकिन फडणवीस एक राजनेता भी हैं। हालाँकि मुझे लगता है, कई बार मैंने पिछले शो में भी मुझे ये लगा था, लेकिन जब मैंने ये कहा कि इन्होंने उनके साथ साठगांठ कर ली है, तो मुझे मेरे सूत्रों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि साठगांठ बिल्कुल नहीं है, वक़्त का इंतज़ार कीजिए और सही समय पे दोनों बाप-बेटे को सबक सिखाया जाएगा। और सरकार इस मामले में संवेदनशील है, बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। हमने कहा चलिए इंतज़ार करते हैं, और ये बात उन्होंने कहा कि नए साल का इंतज़ार कीजिए। नया साल आ गया। नए साल में देवेंद्र फडणवीस ने कोई गलती नहीं करने का फैसला ले लिया है, और देवेंद्र फडणवीस 2 सीधे 2-2 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले उनके अ, इनके अ, उद्धव ठाकरे और अ, आदित्य ठाकरे की पार्टी को बिल्कुल नेस्त-नाबूद कर देना, ताकि उनकी राजनीतिक हैसियत कुछ भी न रहे, नंबर 1। और नंबर 2, कि एसआईटी को तब एक्टिवेट किया जाए जब उनकी पार्टी की कोई राजनीतिक हैसियत ना हो, और वो एक नॉन एंटिटी के रूप में, नॉन पॉलिटिकल बिरादरी में और पॉलिटिकल सर्किल में वो एक नॉन एंटिटी हो जाए। और इस नॉन एंटिटी बनाने में उनके ही शागिर्द शरद पवार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अजित पवार की पार्टी में उनके विलय की खबर आ रही है। तो जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी को एक्टिवेट किया है, सीबीआई के दिल्ली में कान खड़े हो गए हैं कि एसआईटी अपना कब तक रिपोर्ट दिशा सालियान के केस में डालेगा। 2-3 बातें एसआईटी के पास बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, दिशा साल्यान के जो बॉयफ्रेंड हैं, रोहन रॉय, उनको गिरफ्तार करने की बात हो रही है। दिशा साल्यान के साथ जो लोग पार्टी में थे 8 जून की रात को, उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है। सीन रिक्रिएशन को लेकर के एसआईटी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसका आधार ये है कि अब एसआईटी रोहन रॉय और उस रात
दिशा के घर में जो लोग मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी एसआईटी ने कर ली है। आप हैरान हो जाएंगे, एसआईटी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से। अब ये पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि क्या इनकी इस इंक्वायरी को आगे बढ़ा करके कोई और न कहीं डील कर ली जाए, क्योंकि पॉलिटिशियन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस ने ये फैसला ले लिया है कि नहीं, अब ये आर-पार की लड़ाई हो जाएगी और इसमें पिता-पुत्र अगर इन्वॉल्व हैं, तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आदित्य ठाकरे को अरेस्ट तभी किया जाएगा, जब 8 जून की रात को बाकी लोग जो थे दिशा सालियान के फ्लैट में पार्टी में, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और उस कड़ी में सबसे बड़ा खिलाड़ी दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड है। आपको याद होगा कि जुलाई 2022 में इस व्यक्ति ने बॉलीवुड के माफियाओं के साथ मिलकर के स्टोरी प्लांट किया कि सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दिया है, जबकि ये पूरी की पूरी स्टोरी झूठी थी, पूरा नैरेटिव झूठा था। सीबीआई के पास दिशा सालियान का केस था ही नहीं। और आप हैरान हो जाएंगे कि बड़े-बड़े अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार, कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसने इस नैरेटिव को छापा नहीं। मीडिया कैसे काम करती है, मैं इसकी बानगी आपको दिखाता हूं कि मीडिया के करप्ट रिपोर्टर्स, मीडिया के करप्ट एडिटर्स और मीडिया के मालिक किस प्रकार से बिके हुए हैं। उन्हें कोई उन उसूलों की पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं, ईमानदार पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं। किस प्रकार से दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय और बॉलीवुड माफिया के नैरेटिव को, और उस नैरेटिव में आप मान के चलिए कि आदित्य ठाकरे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। आदित्य ठाकरे के इशारे के बगैर अखबारों में ये खबरें छप नहीं सकती कि रोहन रॉय को लेकर के जितने केस थे उस सब से बरी हो गए हैं और दिशा सालियान के केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया है। ये रिपोर्टिंग हुई, ये आर्टिकल्स लिखे गए जुलाई 2022 में। और यकायक ये जो रोहन रॉय है वो बाजार में आ गया दोबारा, और ये अपने दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ इनकी जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई। अब इनको वो जो गैंग है बॉलीवुड माफिया का, जो ड्रग कार्टेल है, उनके तरफ से अब इनको काम भी मिलने लगा। अघोषित ड्रग कार्टेल, अघोषित बॉलीवुड माफिया की तरफ से रोहन राय को छोटे-मोटे काम भी मिलने लगे। फिर इनके जो बाकी लोग थे, उन्होंने मार्केट में ये फैलाना शुरू किया कि रोहन राय तो बिल्कुल निर्दोष है, वो तो उससे शादी करने वाला था, रोहन राय का कहीं कोई सीन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर आकर के मेरे दफ्तर में आकर के मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि रोहन राय बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है, रोहन राय बहुत ही प्यार करता था दिशा से, और वो क्यों इसमें इन्वॉल्व होगा, वो क्यों झूठ बोलेगा। अरे भाई, झूठ नहीं बोलेगा तो 20 फीट 25 फीट छलांग लगा लेगी दिशा, और बिना, तो इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा झूठा, ये जो रोहन राय जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। The moment Rohan Roy will be arrested, Disha Salyan case will be completely solved. The moment Aditya Thackeray will be arrested, Disha Salyan case will be closed, completely, completely investigated. रोहन रॉय के अरेस्ट के साथ ही, जैसे रोहन रॉय, खबरें आई कि इन्हें पैसे से मुंह बंद कर दिया गया, इनको गायब कर दिया गया, जो दिशा का जो गार्ड है, जो उनकी सोसाइटी का जो गार्ड है, वो गार्ड गायब है।
जो रजिस्टर्ड है, जो एंट्री रजिस्टर होता है, गेस्ट का जो रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर गायब है। और उस पूरे अपार्टमेंट के बहुत सारे लोग जो चश्मदीद हैं, वो बताते हैं कि दिशा की जो की जो बॉडी मिली है, वो पूरी तरह से नेकेड है, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। दिशा का जो पोस्टमार्टम हुआ है, वो 8 जून 9 जून को नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ है। यहां तक लोग कह रहे हैं कि दिशा का पोस्टमार्टम वो है ही नहीं, किसी और का पोस्टमार्टम का वो रिपोर्ट है। कुछ भी हो सकता है मुंबई में। उस वक़्त के पुलिस को जिस प्रकार से सचिन वाजे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, और जिस प्रकार का सचिन वाजे, आपने देखा कि सचिन वाजे अ मनसुख हिरेन के केस को कैसे किया, कि मनसुख हिरेन ने घुटने भर पानी में सुसाइड कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं? जहाँ उसका बॉडी मिला, वहाँ घुटने भर भी पानी नहीं था, और कहा कि भई मनसुख हिरेन ने तो जाकर के समुद्र में छलांग लगा लिया। तो ये व्यक्ति इतना झूठा है, ये क्रिमिनल है। इस क्रिमिनल को अपॉइंट कराया ही गया था सिर्फ इसीलिए कि ये दोनों बाप-बेटा इसके कांधे पर बंदूक रख करके जितने अपराध होते हैं, वो सारे अपराध करें। और ये बात स्पष्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात परमवीर सिंह कह रहे हैं। परमवीर सिंह कह रहे हैं कि सचिन बाजे जैसे टेंटेड पुलिस ऑफिसर को, जो कि हाई कोर्ट ने कहा कि ये टेंटेड है, अदालत ने कहा ये टेंटेड है, उसको अपॉइंट कराने के लिए इन दोनों बाप बेटे ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी, और परमवीर सिंह पर दबाव डाल करके, पूरा दबाव डाल करके परमवीर सिंह को कहा गया कि आप सचिन बाजी को रीइंस्टेट कीजिए मुंबई पुलिस में 16 साल के बाद, आफ्टर 16 इयर्स। 16 साल के बाद सचिन बाजे जैसे क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर को रीइंस्टेट किया गया, और सचिन बाजे को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी। ये पूरा एक स्टेज प्लान्ड नैरेटिव तैयार था पहले से, स्क्रिप्ट तैयार था पहले से, जिसका सिर्फ एक्टिंग करना था, और सचिन वाजे उसके लिखे हुए सारे स्क्रिप्ट को हूबहू एक्टिंग कर रहा था। दिशा के केस में किया, और सुशांत के केस में किया, और बाद में अर्नब गोस्वामी के केस में किया। आपने देखा होगा, यही पुलिस ऑफिसर था जो अर्नब गोस्वामी को घसीट के अपने घर से बाहर ले गया था। तो ये जो सचिन बाजे अभी जेल में है, जो किरदार है, उसमें एसआईटी के निशाने पर अभी जो सबसे पहला किरदार है, वो रोहन रॉय है। फिर उस पार्टी में जितने लोग थे, वो हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि पार्टी जब खत्म हो गई तो हम लोगों को छोड़ा गया, अ, एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर मुझे किसी ने, किसकी गाड़ी में मैं आया, एक बहुत बड़े आदमी की गाड़ी थी, उस गाड़ी ने हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। आपको याद होगा कि जब वहाँ न्यूज़ 24 का रिपोर्टर पहुँचता है उस व्यक्ति के घर में जिन्होंने कहा था कि हमें रात में एक रेलवे स्टेशन पर हमको छोड़ा गया, दादर रेलवे स्टेशन पर या किस रेलवे स्टेशन पे उसे छोड़ा गया। तो जब वो रिपोर्टर वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ वो व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है कि रिपोर्टर आ गया, मुझसे पूछ रहा है। मतलब पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चश्मदीद है, जो व्यक्ति गवाह है, और गवाह को एक कोई रिपोर्टर पहुँच रहा है, तो उस रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए अगर भाई आपको लग रहा है कि ठीक है, गवाह को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो पुलिस वहाँ पहुँचे, उसकी देख-रेख में जो भी सवाल हो रहे हैं, वो किसी टेलीविज़न चैनल के माइक के साथ, अपने आईडी के साथ वो रिपोर्टर इंटरव्यू करना चाह रहा है एक चश्मदीद से, एक गवाह से, तो पुलिस उसको रोक क्यों रही है? क्यों नहीं ये रोक रही है? और वो व्यक्ति इतना डरा हुआ क्यों है? कि वो सबसे पहले पुलिस को फ़ोन कर देता है। क्योंकि उस व्यक्ति को ब्रीफ़ किया गया था कि तुम कहीं भी कोई जुबान नहीं खोलोगे, और कोई भी जुबान खोलने के पहले तुम्हें हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। किनसे? ये दोनों बाप-बेटे से, या मुंबई पुलिस से। उन्हें साफ-साफ कह दिया गया था कि तुम अगर कोई भी जुबान खोलोगे, तो मुंबई पुलिस की इजाज़त के बगैर नहीं खोलोगे। और ये मुंबई पुलिस को किसने ये कहा? मुंबई पुलिस को इस बेटे ने कहा। आप ये कल्पना, बहुत सारे लोग हमको पॉलिटिकल सर्किल में ये बता रहे हैं कि हो सकता है उद्धव ठाकरे को आदित्य का कृत्य मालूम नहीं हो। मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे का जो ये अपराध है, इसके बारे में उद्धव ठाकरे को जानकारी नहीं हो कि हमारा बेटा क्या गुल खिला रहा है। और वो यही समझ रहा हो कि हमारा बेटा निर्दोष है, क्योंकि बेटा ये थ्योरी दे रहा होगा कि मैं निर्दोष हूँ।
हो सकता है ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पापा हमने ये काम कर दिया है, अब हमें बचाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन बाप-बेटे दोनों को इस केस में जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। इसके लिए लेकिन मित्रों सबसे जो ज़रूरी पक्ष है, वो ये है कि दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड को रोहन रॉय को और उस दिन उस पार्टी में शामिल जितने लोग थे, उन्हें अरेस्ट किया जाए। एसआईटी हमें जो जानकारी मिली है कि एसआईटी ने जो मुंबई पुलिस की जाँच को जो आप कहते हैं, उस वक़्त जो मलवानी पुलिस स्टेशन थी, जिन्होंने इस जाँच को क्लोज़ कर दिया और कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। अब जो एसआईटी तहकीकात कर रही है, उसमें गार्ड से लेकर के वो रिकॉर्ड से लेकर के सीसीटीवी फुटेज के बारे में कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो खराब है। लेकिन उस अपार्टमेंट के 14th फ्लोर को लेकर के उस अपार्टमेंट के 2-3 किलोमीटर के सीसीटीवी की फुटेज एसआईटी के पास मौजूद हैं। जिसके बारे में खुद नीतेश राणे कह रहे थे कि हमारे पास जो डिजिटल प्रूफ है, ये मैंने एसआईटी को दे दिया है। आपको याद होगा कि पिछली जुलाई 2023 में 2023 की जुलाई जुलाई माह में जब नीतीश राणे ने विधानसभा में आरोप लगाया कि मैंने विधानसभा स्पीकर को सारे प्रूफ दे दिए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं सारा प्रूफ लेकर के अभी एसआईटी ने मुझे कॉल किया है और मैंने एसआईटी को जाकर के सारे प्रूफ दे दिए हैं। वो प्रूफ क्या है? उस प्रूफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, मैं इसको कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रूफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है, वो एक प्रूफ है कि 2-3 किलोमीटर के पेरीफेरी के सारे सीसीटीवी के फुटेज ये कह रहे हैं कि वहाँ एक रेड लाइट गाड़ी जा रही है, वो काफ़िला जा रहा है। 2-3 गाड़ियाँ जा रही हैं, जिसमें एक की मिनिस्टर की गाड़ी दिख रही है। अब ये कौन मिनिस्टर था? ये एसआईटी तहकीकात करेगी। वो गाड़ी का नंबर क्या था? जो पुलिस वाले की गाड़ी है, वो किसकी? क्या वाक़ई में वहाँ पर परमबीर सिंह की भी गाड़ी पहुँची है, मुंबई पुलिस कमिश्नर की भी गाड़ी पहुँची है? क्या सचिन वाजे की गाड़ी पहुँची है? सचिन वाजे क्या सही नंबर प्लेट वाली या पुलिस की गाड़ी से वहाँ पहुँचे हैं? कहाँ पहुँचे हैं? वो 2-3 किलोमीटर के आस-पास की सीसीटीवी फुटेज है या उसको कोरैबोरेट कह सकते हैं कि भाई 2-3 किलोमीटर में तो कहीं भी जा सकता है। मुंबई का पुलिस है, वो कहीं भी जा सकती है, उसको इस घटना से कैसे जोड़ सकते हैं? दीज़ आर द फैक्ट्स कि इस घटना से उसको जोड़ा कैसे जाए? फिर उस पार्टी में आदित्य ठाकरे के मौजूद होने की पुष्टि होती है। उसके जो छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं डांस के, वो कहाँ के हैं, ये भी पुष्ट करना है। वो वीडियो क्लिप्स भी चल रहा है। क्या वो वीडियो क्लिप दिशा के घर के हैं, जहाँ स्वयं आदित्य ठाकरे मौजूद है? जिसके ऊपर कि ये कहा जा रहा है और खाली आदित्य ठाकरे नहीं मौजूद है। आदित्य ठाकरे के साथ ये बड़े बॉलीवुड के बॉडीगार्ड की भी खबर आ रही है कि वो भी मौजूद है। और सुशांत को लेकर के सुशांत की जो हत्या हुई है, उसमें तो डिनो मौर्या, शेरा, आदित्य ठाकरे, सचिन बाजे और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। संदीप पिठानी, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह, ये सब लोग के इन्वॉल्वमेंट की कहानी है। लेकिन इम्पोर्टेंट केस जो है सुशांत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहां पर केस है दिशा के केस को सॉल्व होना। द मोमेंट दिशा केस विल बी सॉल्व, सुशांत का केस बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। आईने की तरफ साफ हो जाएगा क्योंकि सुशांत की मृत्यु का सीधा संबंध दिशा से है। ये मैं या आप या कोई और नहीं, स्वयं बिहार पुलिस के जो उस वक्त के आईपीएस ऑफिसर थे, जब वो वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा था। और उस वक्त बिहार पुलिस के जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी मीडिया में आकर के कहा था कि बिहार पुलिस इस बात की तस्दीक करती है
कि सुशांत की मृत्यु का संबंध सीधा दिशा सालियान की मृत्यु से है। और उन्होंने कह दिया कि हम इस एंगल पर ही जांच करेंगे। तो अब एसआईटी को 2-3 बातें सामने रख करके काम करनी है, जिसका कि नॉड एसआईटी को मिल गया है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं, रोहन रॉय के और साथी, फिर सीसीटीवी फुटेज, गार्ड्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद अ, सुशांत सुशांत का लिंक, वहां एसआईटी भी पहुंचेगी सुशांत के केस तक, और वो फिर कोरोबोरेटिव फैक्ट देगी सीबीआई को कि साहब ये जांच में हमें निकल करके आ रहा है, और ये जांच जो ट्रेंड कर रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। Therefore, CBI is just waiting for SIT's investigation. Got it? अब एसआईटी को, और एसआईटी इतने दिनों से मौन थी, अब जो हमें सूचना मिल रही है कि एसआईटी को क्लियर कट नॉड मिल चुका है। हो सकता है हो सकता है कि जब उस वक्त बात हुई थी, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है मरवानी पुलिस स्टेशन के, उनको भी एसआईटी में शामिल किया गया था। हो सकता है हो सकता है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को एसआईटी से रवानगी कर दिया जाए, उसको रवाना कर दिया जाए। ये भी खबर आ रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस पुलिस इंस्पेक्टर की जो लॉयल्टी है, वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के प्रति ज्यादा है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जिस दिन इंटरवेंशन फाइल हुआ था आदित्य ठाकरे का, और जिस दिन क्वैश करने के लिए भी जो लड़ाई चल रही थी, उस दिन भी ये इंस्पेक्टर लगातार कोर्ट जा रहा था। बाकी 2 एसआईटी के जो ऑफिसर हैं वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर कोर्ट में मौजूद था। तो जिस वक्त कोर्ट में ये इंस्पेक्टर मौजूद था, उसी वक्त हमारे वकीलों की टीम को इस बात की जानकारी हो गई कि व्हाई ही इज हियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई ही इज इन द कोर्ट रूम। जबकि उसको वो कोई इन्वेस्टिगेशन को उस तरह से कर भी नहीं रहा था, उसको वहां कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो इंस्पेक्टर है, वो एक स्पाई के रूप में काम कर रहा है, और उसकी लॉयल्टी इस दोनों बाप बेटे के प्रति है। ये बात नीलेश राणे ने भी कहा। हम लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो हमारे नेटवर्क ने भी कहा, वकीलों ने भी कहा जाकर के कि आप इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी की टीम है, उससे इस इंस्पेक्टर को बाहर कीजिए। ये दोनों बातें सब लोगों ने कहा। तो अब शायद एसआईटी इस पर विचार कर रही है, सरकार विचार कर रही है कि जो भी टेंटेड पुलिस ऑफिसर हैं, जो इस पूरे जांच को भटका सकते हैं, अटका सकते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और ये बात लगभग तय मान करके चलिए कि इसी महीने मुमकिन है। मुझे नहीं मालूम कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, कितना दबाव बनेगा। जो हमारे पास खबर आई है, वो खबर अ, सही साबित होगी या नहीं होगी, लेकिन जनवरी में आपको कुछ ना कुछ शायद दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा, कुछ तैयारी ऐसी भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग हो रही है। एग्जैक्ट प्लानिंग की जानकारी जब मुझे आ जाएगी तो मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कुछ देख रही है। जो फिल्म सिटी का जो मामला चल रहा है, उसमें देख रही है, जो ड्रग का एंगल मैंने आपको बताया था पिछले अपने वीडियो में, कि ड्रग कार्टेल उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, और उस ड्रग कार्टेल का संबंध मुंबई के बॉलीवुड माफिया से है। और उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ ढूंढ रही है ढूंढ रही है, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशंस, बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ से अपेक्षा लगाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को बार-बार अप्रोच कर रहे हैं, उन तक सूचना पहुँचा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, और चूँकि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपसे उम्मीद है। जैसे हमने पिछले दिनों बताया कि अन्नामलाई, जो तमिलनाडु में अन्नामलाई ने जिस प्रकार से अभी मोर्चा खोला है एक रेप विक्टिम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ,
रेप विक्टिम को न्याय दिलाने को लेकर के। तो इसी पार्टी में ये दोनों नेता भी हैं। एक तरफ योगी हैं और एक तरफ अन्नामलाई हैं। तो ऐसे नेताओं से लोगों को अपेक्षा है। लोग चाहते हैं कि अन्नामलाई या योगी इन मुद्दों को उठाएँ। और योगी से इसलिए अपेक्षा है क्योंकि योगी जब फ़िल्म सिटी की बात किया था, फ़िल्म सिटी की बात तभी हुई थी जब सुशांत जैसे एक्टर की मौत हुई थी और बॉलीवुड इसमें पूरी तरह से एक्सपोज़ हुआ था। इसलिए योगी से अपेक्षा की जा रही है और योगी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो एक ड्रग कार्टेल है, अगर उसका कोई सिरा योगी को मिल जाए या योगी की पुलिस को मिल जाए, तो उस सिरा के सहारे योगी की पुलिस मुंबई पहुंच जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। योगी किसी के बस में आने वाले नहीं हैं। बस सिरा मिलना चाहिए। उस सिरा का तहकीकात कर रही है योगी की पुलिस। और अगर योगी की पुलिस को एक सिरा भी मिल गया जो मुंबई तक पहुंचता हो, तो योगी की पुलिस मुंबई पहुंचेगी और उन सारे बॉलीवुड माफियाओं को कब्जे में करेगी जो मुंबई को आज भी अपनी जद में लिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तरफ फडणवीस को अपनी साख बचानी है, दिशा के मुद्दे पर और सुशांत के मुद्दे पर। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम को अपनी साख बचानी है, दिशा के मुद्दे पर और सुशांत के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी साख बचानी है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचनाएं आती हैं, लेकिन एक और सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी प्रेमिकाओं को बचाने के लिए या पूरा जो गेट्स गैंग है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक माफिया गैंग है, उस माफिया गैंग के चक्कर में हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय फंसता जा रहा है। इस पर मैं कल से एक और रिपोर्ट करने वाला हूं, ये कोविड को लेकर के और ये जो महामारी के खेल को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से आज भी हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे देश का प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि फार्मा माफियाओं के चंदे का क्या-क्या असर हो रहा है। किस प्रकार से फार्मा माफिया ने भारत सरकार को खरीदा है, ये बात तो मैं कल करूंगा शो में। लेकिन ये जो फार्मा गैंग है, ये फार्मा गैंग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ड्रग कार्टेल, इस सब का एक पूरा बड़ा रैकेट है और वो रैकेट ऑपरेट हो रहा है बॉलीवुड से। हम इसके ऊपर कई कई कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें हम जेफरी अ, जेफरी एप्स्टीन, इनका भी हमने ज़िक्र किया था कि अमेरिका में कैसे वो जेफरी का जो पूरा क्लब है, उसके गेट्स कैसे हिस्सेदार हैं, कैसे ये लोग चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, चाइल्ड टीन सेक्स को आगे बढ़ाने का धंधा करते थे, कैसे ये पूरा का पूरा बिज़नेस कार्टेल जो है, वो इन अ, चरित्रहीन गतिविधियों में शामिल है और उसी का एक सिरा बॉलीवुड से आकर के मिलता है। या आप जेफरी एप्स्टीन की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो एप्स्टीन पूरा एक आइलैंड है और वहाँ पे इसकी भी तहकीकात शुरू हो गई है क्योंकि ट्रम्प वहाँ आ गए हैं और एलन मस्क खुल करके ये जो गेट्स गैंग है, इसके खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वातावरण तो बना है। इन माफिजित और एक माफिया का दूसरे माफिया से सीधा संबंध है। सीधा संबंध है, उनको मालूम भी नहीं है। आप हैरान हो जाएँगे कि मैं पिछले दिनों में कल इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी दूँगा। एक कार्यक्रम में मैं मौजूद था दिल्ली में और वहाँ पे एक बड़े नेचुरोपैथी वाले कह रहे हैं कि हमसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले मिलने के लिए आ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये पूरा कॉलिस श्वाब का जो पूरा माफियाओं का जो केंद्र बनाया हुआ है, वो दुनिया भर की सरकारों को कब्जे में किया हुआ है। उसका सबसे जो फ्रंट है वो डब्ल्यूएचओ है, जिस डब्ल्यूएचओ से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। आप ये जो बात मैं कह रहा हूँ उस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिशा और सुशांत का केस सिर्फ स्टैंड अलोन केस नहीं है। इसमें पूरा का पूरा ये जो माफिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये फार्मा माफिया, ये ड्रग माफिया,
ये हथियार का जो माफिया है वो है, लिकर माफिया है, इन सबका जो कार्टेल पूरी दुनिया को चला रहा है, वो दुनिया भर की सरकारों को खरीदता है, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को खरीदता है, भ्रष्ट जर्नलिस्ट को खरीदता है, भ्रष्ट बिजनेसमैन को खरीदता है। ये इन सबका कार्टेल काम कर रहा है और उसी में से ये 2 घटना घट गई, दिशा और सुशांत की। इसीलिए ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पुलिस तहकीकात करने पहुंचेगी, तो सिर्फ ये हत्या का मामला नहीं होगा। हत्या से आगे ये ड्रग का मामला होगा। ड्रग के आगे आपको ये अ, म अ, म ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होगा, उसमें बच्चों की तस्करी का मामला होगा, उसमें फिर फार्मा बच्चों की तस्करी क्यों ये लोग करते हैं? कहाँ उन बच्चों का इस्तेमाल ये फार्मा माफिया करते हैं? आप हैरान हो जाएँगे। इसलिए ये जेफरी एप्स्टाइन से लेकर के ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दलाल और बॉलीवुड माफिया और ये क्रिमिनल, सबके बीच में सुशांत और दिशा पिस गया है। लेकिन योगी से उम्मीद रखिए, अन्नामलाई से भी उम्मीद रखिए। अन्नामलाई से उम्मीद रखिए, क्योंकि अन्नामलाई सीधे तो इस मुद्दे को उठाएँगे नहीं, लेकिन योगी तक बात पहुँच गई है। और योगी ने एक काम तो कर दिया है कि फ़िल्म सिटी को खत्म करने के लिए अपना फ़िल्म सिटी लाने की तो बात कर दी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन योगी एक सिरा ढूँढ रहे हैं कि बॉलीवुड माफिया के पास पहुँचा कैसे जाए? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन ड्रग कार्टेल का एक सिरा मिल गया, योगी की पुलिस पहुँच जाएगी मुंबई और फिर इन माफियाओं को पकड़ेगी, तो हो सकता है वो केस भी वहाँ पर खुलना शुरू हो जाए। क्योंकि क्योंकि ड्रग कार्टेल का संबंध इन्हीं इन्हीं माफियाओं से है, जो वहाँ पर जिया खान की हत्या कर देता है, अदालत को खरीद लेता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खरीद लेता है, केस बंद हो जाता है, उसकी माँ आज तक परेशान है। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ है, ये सिलसिला दिव्या भारती से शुरू हुआ है। ये सिलसिला श्रीदेवी से तक भी गया, ये सिलसिला परवीन बॉबी तक गया, ये महेश भट्ट जैसे व्यक्ति जो हैं, ये कब एक्सपोज़ होंगे, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी तत्काल दिव्या भारती, श्रीदेवी, परवीन बॉबी, जिया खान, दिशा, सुशांत, ये ये सब एक ही कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा दिशा सुशांत से संबंधित लगभग 13-14 मौतें हुई 2020 में ही। 2-3 महीने के अंदर 13-14 मौतें हुई। वो सब खुलेगा। लेकिन उस सबको खोलने के लिए जिसको एक्टिवेट होना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो एसआईटी ही है। और उस एसआईटी को आदेश महाराष्ट्र की सरकार को ही देनी है और महाराष्ट्र की सरकार ने हमें जो सूचना मिली है कि उन्होंने कहा है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। लेकिन अगर ड्रग कार्टेल हावी हो गया, अगर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गैंग हावी हो गया, तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें फिर फडणवीस करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ। दबाव के आधार पर वो हो सकता है कि मीडिया को दिखाने के लिए कुछ करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों का दबाव फडणवीस पे बना हुआ है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि योगी इंटरवीन करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये इंटरवेंशन कब होता है, कैसे होता है, लेकिन तत्काल तो दबाव बना है महाराष्ट्र सरकार पे और अपेक्षा रखिए कि शायद एसआईटी अपना काम कर दे और एसआईटी इन लोगों को गिरफ्तार कर ले। नए साल में खास तौर से जनवरी में कुछ होने की उम्मीद है। हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप भी उम्मीद में हैं। हम एसएसआर वॉरियर से हमेशा ये कहेंगे, होप नहीं खोना है, हमें इस लड़ाई को जारी रखनी है और 2025 में इस लड़ाई को और मुखर करेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, हमारी लड़ाई जारी है। नमस्कार।